और 18 में हम क्या करेंगे आज? जलवायु परिवर्तन और संगठन, जलवायु परिवर्तन एवं संगठन पार्ट 5 है ना आज, शायद पार्ट 5 होगा, पार्ट 5। आई होप अभी तक की जर्नी में आपको कोई विशेष समस्या नहीं आ रही होगी, कोई विशेष दिक्कत अभी तक तो नहीं आई होगी, नहीं आई ना? क्यों बचा? वो पहला ओरिएंटेशन सेशन था, से पढ़ेंगे। हो गया था, याद है आपको कानकुन साल 2010, 2010 में कानकुन हो गया, कानकुन हो गया था बच्चा। अब आते हैं 2011 में, 2011 यस, अब आते हैं हम डरबन, डरबन साउथ अफ्रीका। डरबन क्या है? डरबन में कॉप, कौन सा कॉप है? कॉप 17। मुद्दा क्या है? मुद्दा वही चल रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड समाप्त होने वाला है, सेकंड कमिटमेंट पीरियड पे बात करते हैं, विकसित देशों को तैयार करते हैं, आओ बैठो और अगले कमिटमेंट पीरियड के लिए तैयार कर दो। बस यहां इंपॉर्टेंट क्या था बच्चा? देखो सारे, एक मैं आपको एक चीज बता देता हूं बच्चा, सारे जितने भी कॉप है कॉमन, 4-5 पॉइंट कॉमन लिख लेना सारे कॉप में। अगर कुछ भी ना है, किसी भी कॉप में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो 5 पॉइंट मैं बता देता हूं। वित्त का मुद्दा, दूसरा तकनीक हस्तांतरण का मुद्दा, वित्तीय सहायता कौन मांग रहा है? डेवलपिंग नेशंस। तकनीकी हस्तांतरण कौन कह रहे हैं? डेवलपिंग नेशंस। उसके बाद क्या कह रहे हैं? क्षमता निर्माण कराओ, कैपेसिटी बिल्डिंग कराओ हमारी, हम कैसे लड़े। उसके बाद क्या कर रहे हैं? मिटिगेशन की बात कर रहे हैं, न्यूनीकरण और अनुकूलन। मतलब कुछ भी ना आए, ये 5 पॉइंट तो आपको आंख बंद करके लिख देने हैं। अगर कुछ भी नहीं आ रहा ना कि क्या हुआ होगा, तो ये 5 चीजें तो जरूरी है। इन 5 चीजों के बिना आप क्लाइमेट प्रॉब्लम चेंज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, ये अगर कुछ भी नहीं आएगा आपसे एग्जाम में, कुछ भी नहीं आएगा, वैसे तो नहीं हो सकता ऐसा कि आपको कुछ ना आए, कुछ भी ना आए, तो ये तो आता ही है ना, इतना तो हम कर ही लेंगे। तो अगर जैसे ये डरबन है, डरबन में क्या हुआ होगा? डरबन में ये 5 चीजें जरूर हुई होगी, है ना? डरबन के अंदर भी ये 5 बातें जरूर हुई होगी, ठीक है? छठी एक आधी बात आपको यूनिक लगती हो, तो यहां प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आएगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, है ना? समता का सिद्धांत, समता का सिद्धांत बिल्कुल वही है। इंडिया इंडिया चाहता था ताकि इक्विटी क्लोज जुड़े, इक्विटी क्लोज जुड़े, क्लोज जुड़े जलवायु परिवर्तन के कन्वेंशन में। ये इक्विटी क्लोज क्या है? ये इक्विटी क्लोज कुछ नहीं बचा, वो सीबीडीआर का प्रिंसिपल याद है आपको? सीबीडीआर के प्रिंसिपल पर ही आधारित है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो भारत चाहता था एक प्रॉपर क्लोज जुड़ जाए इसकी, है ना? भाई क्योटो प्रोटोकॉल तो कह रहा है कि मैं सीबीडीआर के प्रिंसिपल पे काम करूंगा, भारत चाहता है बस लिख दो आप उसके अंदर, है ना, एक क्लोज लिख दो, ये इक्विटी क्लोज है, ताकि हम बार बार बोल सके देखो इक्विटी क्लोज जलवायु मुद्दों के अंदर एक लीगल पूरा प्रोसीजर है, इसकी बात कर रहा है। दूसरा, यहां पे आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड एस्टेब्लिश हो गया था, आपको याद है? ग्रीन क्लाइमेट फंड एस्टेब्लिश हो गया था बच्चा, यहां पे एस्टेब्लिश हो गया था, कल बताया था ना मैंने आपको, एस्टेब्लिश हो गया था। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने काम करना यहां शुरू किया है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसे हम बोलते हैं हरित जलवायु कोष, ने कार्य करना शुरू किया। कहां पे? इसमें डरबन में शुरू कर दिया था बच्चा, ये डरबन में शुरू कर दिया था, ये डरबन की कहानी है हमारी, डरबन। अच्छा, याद रहेगा ये? जल्दी से बताओ मुझे, फिर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखो बच्चा, ये फंड की जो बात हो रही है ना, हमारी फंड की जो बात हो रही है, फंड थोड़ा यूएनएफसीसी के फंड पे बात कर लेते हैं, यूएनएफसीसी प्रमुख फंड, ये इंपॉर्टेंट है समझना बच्चा, समझो। देखो 1992 में बच्चा अर्थ समिट हुआ था, कब हुआ था? 1992 में अर्थ समिट हुआ था, याद है आपको? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो इस अर्थ समिट से एक साल पहले 1991 के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, है ना, यूएन ने एक ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जीईएफ, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा, है ना, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी को, देखो 1992 में हमारा अर्थ समिट होने वाला था, ठीक है? उससे एक साल पहले कि भाई जब हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पे काम करेंगे, बातचीत करेंगे, कोई ना कोई ऐसी तो संस्था होनी चाहिए जो क्या करेगी बच्चा? जो वित्तीय जरूरतों को देखे हमारी, किसकी बात कर रहे थे? जो कि क्या करे? वित्तीय जरूरतों को देखभाल करे, ठीक है? तो वित्तीय जरूरतों की देखभाल करने के लिए हमने बनाई ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी आई थी। अब जैसे ही 1992 वाला अर्थ समिट होता है, यूएन क्या बोलती है? यूएन बोलती है ये काम करो। अब 1992 में जैसे ही 1992 आता है, जीईएफ को, है ना, पूर्ण रूप से एक वित्तीय मैकेनिज्म के रूप में स्थापित कर दिया। ये क्या करेगा? जीईएफ बोला गया कि ये जो जीईएफ है, ये जीईएफ क्या करेगा? ये जीईएफ विकासशील देशों को पर्यावरणीय मुद्दों, पर्यावरण के कौन कौन से मुद्दे बच्चा? मुद्दे कौन से पर्यावरण के? वही क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, दूसरा क्या था? जैव विविधता, ठीक है? तीसरा भूमि क्षरण, ओजोन परत क्षरण,
ओजोन परत क्षरण, ठीक है, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, बताऊंगा आने वाली क्लासेस में व्हाट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, और अंतरराष्ट्रीय जल, समुद्री जल, समुद्री जल आदि ऐसे मुद्दों पर क्या करेगा बच्चा, ये वित्तीय सहायता देगा दुनिया के देशों को, वित्तीय सहायता। भाई अगर किसी भी विकासशील देश के अंदर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई भी स्कीम काम कर रही है, ठीक है, वो चाहे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए या उन उन देशों के प्रोजेक्ट्स को ग्रीन बनाने में, ग्रीन बनाने का मतलब समझ गए कि उन देशों में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, उसको फंडिंग देने के लिए जीईएफ को हमने एक परमानेंट किसके रूप में स्थापित कर दिया बच्चा, एक परमानेंट बना दिया हमने इसको। ओके, फिर क्या हुआ, इसके रूप में काम कर रही थी, और इसको इसका जो ट्रस्टी बनाया, किसका, इस जीईएफ का ट्रस्टी बनाया हमने वर्ल्ड बैंक को। हमने, वर्ल्ड बैंक भी यूएन की संस्था है, वर्ल्ड बैंक को इसका ट्रस्टी बनाया, वर्ल्ड बैंक को क्या बनाया, इसका ट्रस्टी। अब ये ट्रस्टी क्या होता है, आपने इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा, वैसे मैं फिर भी बता देता हूं कि जब हम किसी भी चीज को ट्रस्टी बना देते हैं तो उस ट्रस्टी का काम क्या है, मतलब वर्ल्ड बैंक पैसा क्या रहा है, इस जीईएफ में पैसा आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, जीईएफ को पैसा कौन दे रहा होगा बच्चा, दुनिया के बहुत सारे विकसित देश दे रहे होंगे, जिन विकासशील देशों के पास पैसा है वो भी दे रहे होंगे, बहुत सारे एनजीओ दे रहे होंगे, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर, अडानी, अंबानी, एलन मस्क, है ना, जुकरबर्ग, इन सबसे पैसा ले रहे हैं, तो सारा पैसा क्या गया, इसके पास आ गया। लेकिन इस पैसे की पूरी रखवाली करना, ठीक है, इस पैसे कहां से आ रहा है, कितना जा रहा है ना, उसकी अकाउंटिंग को रखना, ठीक है, गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कुछ उसमें फ्रॉड तो नहीं हो रहा, उसका सारा जिम्मेदारी किसको दिया गया है, वर्ल्ड बैंक को दिया गया है। तो वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी है, तो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, इस पैसे को सुरक्षित रखना, ठीक है। दूसरा, यहां पे इसका लेखांकन करना, पूरा अकाउंटिंग करना, इसकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग कौन करेगा, यहां जो पैसा आ रहा है वो वर्ल्ड बैंक करेगा। उसके इसमें पारदर्शिता को बनाए रखना, इस पैसे में पारदर्शिता को बनाए रखना, ये काम वर्ल्ड बैंक करना है एज ए ट्रस्टी। उसके बाद सपोज करो इसमें, और सपोज करो $1 बिलियन पड़ा है जीईएफ के अंदर, $1 बिलियन, और ऐसा तो है नहीं अंधाधुंध तरीके से खर्च कर देंगे, तो $1 बिलियन अगर इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो वो $1 बिलियन इस खाते में पड़ा है, तो उस $1 बिलियन को मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करने का डिसीजन है ना, उसमें इन्वेस्ट करेगा, उससे जो ब्याज आएगा वो इसी में डाल देगा, ठीक है। कोई फंड के निवेश संबंधी मुद्दे हैं, फंड का निवेश, है ना, एटसेट्रा मुद्दों को कौन देख रहा है, वर्ल्ड बैंक देख रहा है, ये ट्रस्टी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फंड कहां खर्च किया जाना है, फंड कहां खर्च होगा, ये डिसीजन वर्ल्ड बैंक नहीं लेगा, वर्ल्ड बैंक नहीं लेगा। ये डिसीजन कौन लेगा, फंड को खर्च करने का डिसीजन, फंड को खर्च करने का डिसीजन जीईएफ की गवर्निंग बॉडी लेगी, गवर्निंग बॉडी लेगी। बताओ ये बात समझ में आ गई। विश्व बैंक केवल इस फंड का रखवाला है, इसकी देखरेख कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, कहां से आ रहा है, किसको जा रहा है, क्यों जा रहा है, ओके, और उसका पूरा अकाउंटिंग करना, उसको कहीं एक्स्ट्रा फंड है उसको मार्केट में निवेश करके उस पर कोई इंटरेस्ट आ रहा है, उस फंड को वापस लेके आना, वो फंड कहीं डूब ना जाए, ये सारा काम वर्ल्ड बैंक करता है। क्यों बच्चे, इसका एक रीजन है, इसके पास एक्सपर्टाइज थोड़ी ना है, अरे ये कोई बैंक थोड़ी ना है, ये तो आपने क्या किया, इस संस्था में लाके पैसे डाल दिया आपने, इस संस्था को, इस बॉडी को क्या करना है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी को डिसीजन मेकिंग लेनी है, भारत को पैसा जाएगा, कितना जाएगा, अफ्रीका में कहां जाएगा, क्यों जाएगा, किस प्रोजेक्ट को जाएगा, ये डिसीजन ये लेगी, और वो जो सारा खर्चा हो रहा है उसको ये देख रहा है, इसके पास पूरा स्टाफ है, इसके पास पूरा एक्सपर्टाइज है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषक कैसे समझ में आएगा, मैंने पढ़ाया ही कहां है, बोला है ना आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा, इतने क्यों आप उतावले हो जाते हो, अरे सर ये पढ़ाया नहीं है, पहले ही बोल दिया आपके बोलने से पहले, अभी तो मैंने ओजोन लेयर डिप्लीशन भी नहीं पढ़ाया, अभी मैंने एसिड रेन नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा, सब्र रखो मेरे बच्चे, केवल ट्रस्टी है, मालिक नहीं है भाई वो, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल फाइनेंस बॉडी है, बस ये मान के चलो क्या है, ये एक एनवायरमेंटल फाइनेंस बॉडी है। अब यूपीएससी कल कह दे, सुन लो, अगर कल यूपीएससी कह दे कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, है ना, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, कैसे करेगा, ये फंड से जुड़ी हुई बॉडी है, वैज्ञानिक अनुसंधान कैसे करेगा, इसमें कोई साइंटिस्ट बैठा है, आपने को पता है किस लिए बनाई गई थी। हाँ, प्रश्न ये होना चाहिए, प्रश्न ये होना चाहिए, जब ये ऑलरेडी आपने बना रखी थी तो भैया ये बनाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको, जब ऑलरेडी आपकी एक बॉडी काम कर रही थी, फंड की एक बॉडी थी आपके पास, तब आपने ग्रीन क्लाइमेट फंड क्यों बना दिया, काहे बनाया ग्रीन क्लाइमेट फंड, बोलो बताओ। असली मुद्दा ये, आपको ये जानना चाहिए कि जब ऑलरेडी जीईएफ था तो जीसीएफ को क्यों लेके आए, है ना, तो इस पे बात करते हैं, ये असली बात है। जीईएफ एंड जीसीएफ का तकलीफ है दोनों की, बोलो आप बताओ क्यों क्यों बनाया गया, आप कॉमन सेंस क्या है, कॉमन सेंस ही काम कर रहा है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप बताओ, जब ऑलरेडी ये थी ये क्यों लेके आए, इसकी जरूरत क्या पड़ गई, हमारे पास तो पहले से ही थी, बताओ मुझे क्या जरूरत पड़ गई अपने को, गई दूंगी, उधर भी ध्यान रखिए, पे भी काम कर रही है, मैं तो जैव विविधता को भी देखूंगी, है ना, उसको भी पैसा दूंगी, मैं तो भूमि क्षरण को भी पैसा दूंगी, उधर भी ध्यान रखेंगे, जलवायु परिवर्तन की भी बात करेंगे, है ना, उसके बाद परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की बात करेंगे, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओएलडी, ओजोन लेयर डिप्लीशन, हमेशा मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान रखना, ओएलडी, ओजोन लेयर डिप्लीशन की भी बात कर रहा है, इंटरनेशनल वाटर्स की भी बात कर रहा है ये। तो जीएफ ने बोला हमारा मुद्दा सिर्फ क्या है, जलवायु परिवर्तन है, तो जीएफ सिर्फ किसको टारगेट कर रही है, इसको, तो जीएफ ओनली टारगेट क्या है,
ओनली टारगेट है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, ये फर्क है पहली बात तो। और जो ये जीईएफ है, ये जीईएफ केवल मिटिगेशन को फोकस कर रहा था, केवल न्यूनीकरण पर फोकस था इसका। अब ये क्या कर रहा है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये कहता है मैं न्यूनीकरण की भी बात कर रहा हूं, मिटिगेशन प्लस दूसरा क्या है, प्लस अनुकूलन, एडेप्टेशन, यानी कि विकसित और विकासशील देश दोनों के मुद्दे हैं इसके अंदर। दैट्स वाई हमें ये दो अलग अलग इसके बाद इसकी जरूरत पड़ गई, हमें याद रहेगा। बताओ, दिस इज ओके? बताना बच्चा एक बार मुझे, क्या है कहानी। 10 हो गया, 2011 हो गया, अब आएंगे 2012, 12 12 शुद्ध 12 12, 2012 कौन सा कोप आ गया, लो भाई कौन सा कोप आ गया, यहां कोप 17 था, कोप 18 पे आ गए, कोप 18, 2012 कोप है 18, स्थान है दोहर और कंट्री है कतर, कतर कतर कतर, 2012 आ गया। मुद्दा क्या है, अगर कुछ भी याद ना आए, 5 मुद्दे याद है ना, कुछ भी याद ना आए तो 5 बातें क्या लिखनी है, 5 बातें क्या लिखनी है, वित्तीय सहायता, तकनीकी स्थानांतरण, क्षमता निर्माण, न्यूनीकरण, अनुकूलन। अगर कुछ भी याद ना आए तो ये हर कॉप में 5 कॉमन पॉइंट है, 5 कॉमन पॉइंट है, ठीक है, ये 5 तो आप जरूर याद रखो। अब आप एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पे दोहा आ गया, दोहा, ओके, ये कोई कबीर का दोहा नहीं है, दोहा से मतलब दोहा क्या कह रहा है, ठीक है, दोहा कहना चाह रहा है फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड भैया खत्म होने को है, 2012 आ गया और 31 दिसंबर को फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड समाप्त हो जाएगा, तो 1 जनवरी से हमें सेकंड कमिटमेंट पीरियड शुरू करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, सेकंड कमिटमेंट पीरियड के क्रियान्वयन पर चर्चा, चर्चा, ठीक है। यहीं पे आया हमारा दोहा अमेंडमेंट, दोहा अमेंडमेंट, दोहा संशोधन यहीं आया, और इसमें हमने कहा कि 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2020 तक, है ना, सेकंड कमिटमेंट पीरियड, सीपी का मतलब कमिटमेंट पीरियड की शुरुआत होगी, की शुरुआत होगी, ठीक है। और विकसित देशों पर, विकसित देशों को नए टारगेट्स दिए जाएंगे, किस चीज के टारगेट, या तो उत्सर्जन कटौती, उत्सर्जन न्यूनीकरण, दो ही काम हो रहे हैं, नियंत्रण, उत्सर्जन नियंत्रण। और इसमें एक काम और हुआ बच्चा, इस दोहा के अंदर ही, इस दोहा अमेंडमेंट में हमने 7th ग्रीन हाउस गैस को शामिल किया, 7th ग्रीन हाउस गैस के रूप में NF3, आपको मैंने पहले भी बताया था, क्या नाम है इसका, नाइट्रोजन ट्राई फ्लूओराइड को शामिल किया। कुछ है याद है क्या आपको, 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था उसमें 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी थी, कौन बच्चा बताएगा, बताओ जल्दी से। सर सब घुल मिल रहा है, किसमें क्या चल रहा है, रिवीजन से क्लैरिटी आएगी भैया, ऐसे नहीं है ना, रिवीजन से क्लैरिटी आएगी, उसका सब यही इलाज है, 4 बार पढ़ोगे तभी क्लैरिटी आएगी आपको, और क्लास में सीरियस होना पड़ेगा, है ना। मतलब अगर मैं आपकी जगह क्लास में होता ना, और ये सारे इसके नोट्स कैसे बन रहे हैं कोई क्या है, ठीक है। बाकी 6 ग्रीन हाउस कौन सी थी, वही कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और साथ में हमने क्या जोड़ दी, NF3। तो नाउ देयर आर 6 गैसेस इन क्योटो प्रोटोकॉल, याद रहेगा, बताओ। चलिए, आपको वर्ष 1990 के टारगेट दिए गए थे ना, विकसित देशों को बोला गया कि अविकसित देश, ठीक है, आपको वर्ष 1990 के स्तर से वर्ष 2020 तक 18% तक ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना होगा। और पहले कमिटमेंट पीरियड में क्या था टारगेट बच्चा, 2008 से 12, ये 18% नहीं था, वहां 5% था। एमिशन रिडक्शन के टारगेट्स बढ़ा दिए गए, और ये बोला गया जैसे ही, है ना, जैसे ही 144 देश इसका अनुमोदन कर देंगे, अनुमोदन कर देंगे, ये लागू हो जाएगा। ठीक है, और आपको ताज्जुब की बात बताऊं, ताज्जुब की बात बताऊं बच्चा, जब इसने क्या बोला ये लागू कब होगा, 2013 से 2020 के बीच में लागू होना था, और एक शर्त बना दी थी कि जैसे ही क्योटो प्रोटोकॉल के वही 190 प्लस कंट्रीज में से 144 देश इसका अनुमोदन कर देंगे, ये लागू हो जाएगा। अब है ना, इसका जो अनुमोदन हुआ है ना, अनुमोदन हुआ अक्टूबर 2020, मतलब ये जो क्राइटेरिया है अक्टूबर 2020 में पूरा हुआ, और क्योटो प्रोटोकॉल का टारगेट कब तक था, 31 दिसंबर 2020 तक। तो नवंबर दिसंबर 2 महीनों में तुम क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, क्या करोगे
तो फाइनली क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड कमिटमेंट पीरियड फेलियर। ठीक है, इससे हमें कोई आउटकम नहीं मिला। तो रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, परिणाम किसका, सेकंड कमिटमेंट पीरियड का, अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए, प्राप्त नहीं हो पाए। बड़े देश इससे बाहर हो गए, अमेरिका, यूएसए ने बोला मैं नहीं जा रहा, कनाडा ने बोला मैं नहीं जाना, जापान ने बोला मैंने भी नहीं जाना भाई, है ना। उसके बाद न्यूजीलैंड बोला मैंने भी नहीं जाना, ठीक है। रशिया बोला मैंने भी नहीं जाना। तो रशिया यूएसए बड़े प्लेयर है, इन्होंने आने से मना कर दिया। आदि ने मना कर दिया, क्या किया इन्होंने, नहीं किया रेटिफाई, नहीं किया रेटिफाई। क्योटो प्रोटोकॉल चलता रहेगा, हाँ जी चलता चलता क्या रहेगा, अब क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर के प्रोविजन है, सिद्धांत है बच्चा, वो तो चल ही रही है। अब जब ये सेकंड कमिटमेंट पीरियड फेलियर हो गया, ऑलमोस्ट फेलियर हो गया, ये बात इनको पहले से ही पता था, ऐसा नहीं था कि इनको नहीं पता था कि ये फेलियर होगा, ये बात इनको पहले ही पता चल गई थी। क्योंकि विकसित देशों का कहना ये था जब तक इस इंडिया को, चाइना को, इन जैसे देशों को लेकर नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो अब ये बात तय हो गई थी कि विकासशील देशों को भी आना पड़ेगा और विकासशील देशों को भी कहना पड़ेगा कि हाँ हम भी कुछ करेंगे। देखो गलत नहीं है विकसित देश भी इस मामले में, लेकिन विकसित देश इस मामले में गलत है अगर वो ये कहेंगे कि भारत और चीन के ऊपर भी उतना ही दबाव हो जितना कि हम विकसित देशों के ऊपर, तो ये बात गलत है। आज क्लाइमेट चेंज कॉमन है, हाँ सीबीडीआर का प्रिंसिपल भी क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएटेड है, अलग अलग है, जीरो नहीं है किसी की भी, समझ गए ना। भाई विकसित देशों ने भी क्या बोला कि भैया आपको क्योटो प्रोटोकॉल का सिद्धांत क्या है, आप बताओ आपकी क्योटो प्रोटोकॉल का प्रिंसिपल क्या है, आपने बोला था सीबीडीआर, है ना, और आरसी। तो आर में आपने बोला डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी में मतलब विभेदीकृत जिम्मेदारी, विभेदीकृत अलग अलग जिम्मेदारी है, मतलब जिम्मेदारी है। तो इसमें ये कहां लिखा है कि आप डेवलपिंग नेशंस को कोई टारगेट नहीं दोगे, विभेदीकृत है ना, कि विकसित ज्यादा लेंगे विकासशील कम लेंगे, तो आपने विकासशील देशों को बाहर क्यों रखा हुआ है, लेके आओ उनको, हमसे 100 करा रहे हो 10 उनसे भी कराओ। अब विकसित देशों की ये डिमांड है, विकसित देशों ने धीरे धीरे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। याद है कानपुन में क्या बोला था उन्होंने 2010 में, कानपुन में कि ये विकासशील देश क्या करो, यूएनएफसीसी ने, आप हर 2 साल में रिपोर्टिंग करना शुरू करो, आपके ऊपर कोई टारगेट नहीं है लेकिन आप बताओ आपके देश में चल क्या रहा है। अब समय आ गया था कि इन विकासशील देशों को भी खुला नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे थोड़ा ही इनको दिया जाए, टारगेट टारगेट दिया जाना चाहिए। इनका बेस ईयर आप डिफरेंट बनाओ, विकसित देशों को आपने पुराने 1990 का बेस ईयर दिया है, विकासशील देशों को 2005 का ही बेस ईयर दो, इनसे भी काम कराओ। आइडिया आया समझ में आपको, बताना बच्चा एक बार मुझे, आइडिया समझ में आया, जल्दी से बताइए। दोहा हो गया, अब दोहा के बाद आता है वारसा। क्या आता है, वारसा, पोलैंड के अंदर है बच्चा वारसा, ठीक है। तो दोहा आया 2012, 2013 में चलते हैं हम, कॉप नंबर कौन सा है, 19 है ना, कॉप नंबर 19 है, कॉप नंबर 19 है वारसा, ठीक है। वारसा में आयोजित हुआ, वारसा की बात करें, वारसा में एक चीज बोली, ये बात अब इनको समझ में आ गया था कि जो भी कुछ बड़ा होगा वो साल 2015 में होगा, पहले से ही तय था कि 2015 में कुछ बड़ा होने जा रहा है, 2015 में आएगा कॉप 21, क्योंकि ये 2-3 साल पहले ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि हम 3 साल बाद ये करेंगे, 2 साल बाद ये करेंगे। तो कॉप 21 जिसको हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के नाम से जानेंगे, इनको पता चल गया था क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड कमिटमेंट पीरियड फेलियर होने वाला है, उससे कुछ नहीं होने वाला, तो 2020 तक तो छोड़ दो, अब जो भी तय करेंगे 2020 के बाद के लिए हमें क्या करना है। तो अब 2015 में कॉप 21 होने वाला था, अब हम बैठे 2013 वारसा, ठीक है, कॉप 19, हम बातचीत कर रहे हैं कि 2015 में विकासशील देशों को भी तो शामिल करना है ना, ठीक है। तो विकासशील देशों को, विकसित व विकासशील देशों के निर्धारण या कंट्रीब्यूशन, योगदान लिखेंगे ना, योगदान कंट्रीब्यूशन को सुनिश्चित किया जाए, कैसे करेंगे, इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला था कि हम एनडीसी बनाएंगे, है ना, एनडीसी लेके आएंगे। इसके लिए इन्होंने क्या बोला था, एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान को देशों द्वारा प्रस्तुत किया जाए। समझो ये राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान क्या है बच्चों, व्हाट इज दिस एनडीसी। ये पक्का तय हो गया कि विकासशील देशों को भी कंट्रीब्यूशन करना होगा, ठीक है। क्योटो में अभी तक क्या हो रहा था, समझो बच्चे ध्यान से समझना, क्योटो में क्या हो रहा था, ऊपर से टारगेट थोप दिए गए, विकसित देशों को एनेक्स 1 कंट्रीज को बोल दिया गया कि आपको फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड साल 2008 से साल 2012 के बीच में, 1990 में आप जितना एमिशन कर रहे थे आपको क्या करना है 2012 तक उससे 5% कम करना है, ऊपर से टारगेट आ गया था। अब विकसित देश इस आइडिया के खिलाफ है कि आप ऊपर से टारगेट मत थोपो, डेवलपिंग नेशन इसमें शामिल नहीं है, तो इन्होंने एक रास्ता निकाला कि एक काम करो कि भाई अमेरिका तू ये बता दे या तू फ्रांस वाले ये बता दे तेरे को क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करना है भी या नहीं, समझो, फिर पूछेंगे ना यार करना है या नहीं, या तो हाँ वरना इसको बंद कर दो, यहीं यूएनएफसीसी को चलाने का कोई मतलब नहीं है। फ्रांस ने बोला हाँ होना चाहिए, जर्मनी से पूछा आप भी बता दो भाई करना चाहते हो कुछ या नहीं, या सिर्फ ढोल बजाना है हर साल यहाँ चाय पकौड़े पार्टी करके जाने का कोई मतलब नहीं है,
इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, इनमें करोड़ों रुपए लग रहे हैं, तो तुम अपने घर ही बैठ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। बोले नहीं, ऐसी बातें नहीं हम करेंगे। तो क्या करोगे? कह रहे एक काम कर, आप अपनी मर्जी से बताओ आप क्या करोगे। सबको पता है आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, अमेरिका कितना एमिशन कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में, उसके बाद कनाडा कितना कर रहा है, रशिया कितना कर रहा है, सारी दुनिया को पता है, सारी रिपोर्ट दुनिया के सामने। अब आप बताओ कैसे करोगे? कह रहे एक फॉर्मूला निकाल लेते, हर देश अपने लेवल से खुद से ही बता देगा कि इंडिया खुद ही बोलेगा कि व्हाट इज माय नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि मैं क्या करने वाला हूं। ऐसे फ्रांस अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बता दे, ऐसे ही अमेरिका बता दे, ऐसे ही रशिया बता दे, ऐसे ही जर्मनी बता दे। तो वार्सा में क्या करें? वार्सा में यही बात चल रही है कि एक ऐसा तरीका निकालो जिसमें देश मर्जी से बताएंगे हम ये करेंगे, दान पात्र के जैसे, भाई मेरी तो श्रद्धा 10 रुपए डालने की ही है, या मेरी श्रद्धा 1000 रुपए डालने की है इसमें। तो अब ये स्वैच्छिक होता जा रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल में ऊपर से थोपा जा रहा था। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2021 तक आते आते क्या हो जाएगा, हर देश अपने लेवल से खुद से बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूं और मेरी कितनी हैसियत है। बोलो, आई बात समझ में? ये जल्दी से बताओ बच्चा, ये बात समझ में आई या नहीं? ये है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान, हर देश अपने हिसाब से निर्धारित कर रहा है। लेकिन इसने एक बात और बोली यहां पे, वॉर्सा एक बात और कह रहा है एम्बिशन गैप काफी ज्यादा है। एम्बिशन गैप है ना, महत्वाकांक्षा अंतराल, इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में लिख रहा हूं वरना बहुत सारे बच्चे यहां बागी बन जाएंगे, बागी विद्रोही बन जाएंगे। क्या अंग्रेजी का क्लास चल रहा है क्या ये? हमने कहा है हिंदी मीडियम में एडमिशन लिया है ना, मैं नहीं चाहता आपने से कोई बागी बने मुझे लेके। महत्वाकांक्षा अंतराल, लेकिन आई वुड रिकमेंड टेक्निकल टर्म को इंग्लिश में याद रखें। गैप को सरकारों के द्वारा कम किया जाए। व्हाट इज दिस एम्बिशन गैप? इसने बोला समझो, एम्बिशन गैप को क्या बोल रहा है। आपने बोला देशों ने ये कमिटमेंट बोला, देशों का कमिटमेंट है ये कि हम इतना, ये प्रतिबद्धता है कि हम इतनी कटौती करेंगे। प्रतिबद्धता, क्या प्रतिबद्धता बताई थी क्योटो प्रोटोकॉल में? विकसित देशों ने क्या बोला था? 5% का टारगेट दिया था 1990 के स्तर पे, हम इतना कम करेंगे। कह रहे और रिक्वायर्ड है ये 5% से काम नहीं चलना था भाई। आप जो प्रतिबद्धता कर रहे हो, आप जो वादे कर रहे हो और जो जरूरत है उसके बीच में क्या है, गैप बढ़ता जा रहा है। यानी कि आप जो कार्य करने के लिए बोल रहे हो कि हम क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए ये करेंगे, आप बोल रहे हो हम इतना करेंगे, जबकि करने की जरूरत कितना है, रिक्वायर्ड इतना है। तो आप जो कह रहे हो और जिसकी जरूरत है उसके बीच में गैप है, इसी गैप को हमने क्या बोला, एम्बिशन गैप है ये। दिस इज एम्बिशन गैप। बताओ बच्चा, समझ में आया एम्बिशन गैप? अरे भाई आप किसी से 1000 रुपए मांगो और वो बोलते भाई 1000 रुपए तो नहीं, मेरे पास तो 100 रुपए है। अब आपको जरूरत 1000 की है, कैसे 100 से काम चला ले, कैसे चला लूंगा, कैसे चला लूंगा? वहां 1000 रुपए की जरूरत है मुझे, सामने वाला नहीं मान रहा 100 रुपए में। बताओ, आ रही है बात समझ में? तो वार्सा क्या कह रहा है भैया, इस एम्बिशन गैप को सरकारों के द्वारा कम किया जाए, कुछ कर लो। ऐसे आपके टारगेट अचीव नहीं होंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस का, ऑलरेडी 1.3 डिग्री सेल्सियस गर्म कर चुके हैं हम पृथ्वी को, 0.2 डिग्री सेल्सियस बचा है और आपकी इस हवा हवाई से वो कभी अचीव नहीं होगा। फिर इसने बोला यहां पे, यहां लॉस एंड डैमेज, हानि व क्षति फंड पर चर्चा हुई। ठीक है, एक और है REDD+ वार्सा फ्रेमवर्क, यहां पे REDD+ वार्सा फ्रेमवर्क भी लाया गया। दो बातें समझनी पड़ेगी सर, ये क्यों, या ये कौन सी चर्चा है, लॉस एंड डैमेज, ये कौन सी चर्चा होती है, और ये क्या आ गया REDD+, इन दोनों बात को समझते हैं। कोई तकलीफ? देखो अभी तक हम कहां तक आए बच्चा, अभी तक हम कहां तक आए, अभी तक रिवाइज करा देता हूं आगे बढ़ने से पहले। हमने क्या किया, हमने बोला ग्रीन क्लाइमेट फंड एस्टेब्लिश कर दिया था 2010 में कानपुर में, डरबन आए कपकॉप में, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की बात की और ग्रीन क्लाइमेट फंड ने काम करना शुरू कर दिया। मैंने फिर बताया ग्रीन क्लाइमेट फंड से पहले एक और फंड था जो 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था, उस फंड का नाम था ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जिसका ट्रस्टी वर्ल्ड बैंक है। ट्रस्टी होने का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज के ट्रस्टी बनते हो तो ट्रस्टी का काम क्या होता है, समझ गए? ये हमने समझ लिया कि ट्रस्टी के रूप में वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है। ठीक है, और ये ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी किन मुद्दों पर टारगेट कर रही है, तो ये 6 इसके फोकस एरिया है, 2 3 4 5 6। ठीक है, दुनिया भर में विकासशील देशों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को क्या देती है, पैसा देती है, कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करती। ठीक है, फिर हमने बोला कि जब ये ऑलरेडी था तो इसकी जरूरत क्या पड़ी, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि इसका 10 चीजों पे टारगेट है, 10 चीजों पे टारगेट है। वो एसएससी को भी टारगेट कर रहा है, बैंक को भी टारगेट कर रहा है, यूपीपीसीएस का फॉर्म आएगा वो भी भर दूंगा, बीपीएससी का फॉर्म निकला है, झारखंड का फॉर्म निकला है और इधर छत्तीसगढ़ का भी फॉर्म निकला है। अरे सर वो सेकंड ग्रेड वाली नौकरी भी निकली हुई है। तो बोले भाई ऐसे तुम यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, 50 फोकस लेके चल रहे हो तुम, कैसे करोगे काम? इसने बोला हमें डेडिकेटेड फंड चाहिए जो केवल क्लाइमेट चेंज को टारगेट करे, उसके लिए हमने बनाया ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, और इसके और उसमें फर्क क्या था, ये सिर्फ न्यूनीकरण पे ज्यादा फोकस कर रहा था, ये न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों पे फोकस कर रहा था, ये हमने पढ़ा। ठीक है, फिर हमने दोहा के अंदर हम लेके आए सेकंड कमिटमेंट पीरियड, फेलियर रह गया, कारण क्या था, 144 देशों ने जब तक अनुमोदन किया तब तक उसका टाइम खत्म हो गया था। फिर उसके बाद हम आ गए थे इस वार्सा के ऊपर, वार्सा में हमने बोला 15 से हमें कुछ नया करना है, हम विकासशील देश और विकसित देश दोनों शामिल हो जाए, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालो। तो हम एनडीसी का कंसेप्ट लेके आए, राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान का कंसेप्ट आया। ओके, इसी के अंदर एम्बिशन गैप को हमने समझ लिया, इसी के अंदर हमें दो चीजें और समझनी है, लॉस एंड डैमेज और REDD+। बताओ आप यहां तक किसी को कोई समस्या है या नहीं है? बताइए।
चले यहां से आगे। हाँ, थोड़ा पीछे ले लिया ताकि आपको ये ना लगे कि सर सब कैसे होता जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपके दिमाग में इसका चिपकना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज दिस लॉस एंड डैमेज। कहां है ये लॉस एंड डैमेज? व्हाट इज लॉस एंड डैमेज? हानि हो गई एंड क्षति हो गई। देखो बच्चा, इसने कहा भाई ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन आप कर रहे हो पिछले 100-150 सालों से। सर जी नोट्स बनाने में मेहनत लगती है और लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती, क्या करूं, काफी बल्कि है ये क्लास। हाँ भाई, क्लास तो बल्कि है, क्वालिटी थोड़ा तो वैसी होती है। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, बायोटेक्नोलॉजी, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। सर ये तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने तो आसमान ढंग से नहीं देखा, आप आसमान में सैटेलाइट छोड़ने की बात कर रहे हो। हम तो नहीं समझ पा रहे, तो वो समझना पड़ेगा, है ना। ये इस कॉम्पिटिशन की डिमांड है बच्चा, अपने आप को प्रिपेयर करो। ये मैं हमेशा ही बोलता हूँ, आज आप जिस भी रूप में हो, इस रूप में आप में से किसी का सिलेक्शन नहीं होना। आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, चाहे वो लैंग्वेज में हो, चाहे बॉडी लैंग्वेज में हो, चाहे कम्युनिकेशन में हो, चाहे हार्ड वर्क में हो, चाहे डिसिप्लिन में हो। आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। आपका शरीर ऐसा ही रहेगा, वही 2 आंखें, वही 2 कान, 1 नाक, त्वचा का रंग सब शायद एक जैसा ही रहेगा। बहुत सारे आंतरिक बदलाव लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये है इसीलिए तो बच्चा रिजल्ट नहीं होता, वरना हर घर कलेक्टर योजना ना चला दे सरकार। लाइए अपना आधार कार्ड और लाइए अपना पैन कार्ड, और आपको हम लॉटरी लगा के और आपको आईएएस का रैंक देते हैं। चलो ठीक है बच्चा, तुम्हें जिला जोधपुर दे दिया जाता है, जाओ वहां के कलेक्टर बनो, ठीक है। तो ये, हाँ, ये एग्जाम टफ है, दुनिया का तीसरा सबसे टफ, टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम में से एक है। तो क्यों इसको टफ बोला गया? यस, ये जो जर्नी है, इतने सब्जेक्ट को आप समझना है, समझना नहीं है उस तरीके से समझना है कि उस पर कुछ पूछा जाए तो आप लिख भी सको, ठीक है। तो हाँ, सब लर्न करना है बच्चा, मत करो, मत करो, मत करो। अभी शहर में से 2 आईएएस निकले, किसी गांव में 100 साल में पहली बार कोई कलेक्टर बना, 50 साल में, तो ये क्यों? थोड़ा तो टफ है। आप कोशिश करना होगा, आपके पास कोई इलाज नहीं है, आइदर फाइट या बाहर निकल जाओ, 2 ही रास्ते हैं। वो री री करते हुए पढ़ते रहोगे ना, री री ये हो रहा है वो हो रहा है, इससे नहीं होगा बच्चा, सच में बोल रहा हूँ मैं, सच में बोल रहा हूँ, नहीं होता ऐसे। आपको अपने आप को घिसना पड़ेगा, क्लास चलेगी भी नहीं बच्चा। ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर पता भी नहीं, जीएस के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, तो मुझे ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, पढ़ के ही बनता है बच्चा, यहाँ बिना पढ़े कोई नहीं बनता, तकलीफ है। हाँ, अभी थोड़ा तो तकलीफ है बच्चा, है ना। डैमेज क्या कहता है, आ जाओ, है ना, मैं मेरे मुद्दे पे आता हूँ, मेरे मुद्दे पे मैं वापस आता हूँ। घबराओ मत, मैं तो यही कह सकता हूँ, मैं आपको केवल एक ही बात का दिलासा दे सकता हूँ बच्चा, अंग्रेजी माध्यम में कहीं के भी नोट्स उठा लेना, ठीक है। आप, मेरा ये कार्य है, बोल दूं, वो जैसा लिखा है जो उनको हर बात चले। हो गया, 10 मिनट खराब करा दी, 1 घंटे तक, 1 घंटे तक मत बोलना। लॉस एंड डैमेज क्लॉज क्या कहते हैं? लॉस एंड डैमेज क्या है? ये लॉस एंड डैमेज कहता है भैया तुमने अभी तक ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत एमिशन कर दिया, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो चुका है, हो चुका, पिछले कुछ शताब्दी में, है ना, 100-150 सालों में हो चुका। अब वो ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल में अपनी भूमिका निभा रही है, वायुमंडल में या जैव मंडल में, या मैं कहूं जल मंडल में, एक साथ ही कर देते, सिंपल जैव मंडल लिख देते हैं। वायु जैव मंडल और वायुमंडल में अपना प्रभाव दिखा रही है, दिखा रही है, तथा कुछ हानि एवं क्षति कर चुकी है, क्षति कर चुकी है, जिसकी भरपाई, जिसकी भरपाई एडेप्टेशन और मिटिगेशन से नहीं की जा सकती, मिटिगेशन से नहीं की जा सकती। आगे समझ में? तो हमें क्या करना चाहिए, वो जो हानि और नुकसान हो गया, अरे उसके लिए भी आप अलग से कि इस तरह से एक नया अप्रोच है, लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट करो भाई। लॉस एंड डैमेज, जो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, जो चीजें नष्ट हो चुकी है, उससे कैसे उभरे, है ना। तो उसके लिए लॉस एंड डैमेज फंड की डिमांड हो रही है, या लॉस एंड डैमेज क्लॉज की डिमांड हो रही है, की मांग आई, बात समझ में? दिस इज लॉस एंड डैमेज। बताओ मुझे, आगे बात समझ में? व्हाट इज लॉस एंड डैमेज? तो इस लॉस एंड डैमेज की बात होना कहां पे शुरू हो गई? वॉर्सा फ्रेमवर्क है, इसके लिए वॉर्सा में हो रही है बच्चे सारी चीजें। ओके, सेकंड क्या है यहाँ पे, आर ई डी डी और आर ई डी डी प्लस क्या है? ये क्या है? आर ई डी रेड डी, ये क्या है सर जी, जरा बताइए तो सही। फिर इसके बाद यहाँ पे बात हुई आर ई डी डी प्लस, भाई आर ई डी डी प्लस की बात कर रहे हैं, ये आर ई डी डी प्लस से मतलब पहले कुछ आर ई डी डी आया होगा, तभी इस आर ई डी डी में हमने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ के उसको क्या बोल दिया, आर ई डी डी प्लस। तो ये पहले हमें ये समझते हैं, ये आर ई डी डी है क्या, बोलो।
तो ये क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये यूएन का कार्यक्रम है बच्चा, यूएन का प्रोग्राम है, यूएन का प्रोग्राम है। क्या कहता है आरईडीडी का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एमिशन एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट प्रिंसिपल मैंने बोला था ना, कुछ अभी उस पर स्थायी रूप से नहीं हुआ, लेकिन वनों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कौन कर रहे हैं, हमारा पारितंत्र कर रहा है। तो ये जो वॉर्सा है, वॉर्सा कह रहा है कि पहले से एक आरईडीडी चल रहा था, ये आया था साल 2008 में आया था ये। हम कहाँ हैं, हम हैं साल 2013 में, 13 के अंदर है। कह रहे यार कुछ और ऐड करो उसमें, है ना, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। आरईडीडी क्या कह रहा है, हमें उत्सर्जन को घटाना है, किससे, डिफोरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। आप तेजी से वनों को काटते जा रहे हो और आपका वन क्षेत्र डिग्रेड होता जा रहा है, और अगर वन कटेंगे, वन क्षेत्र डिग्रेड होगा तो एटमॉस्फेयर में और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा। हमें इसके लिए काम करना है। बताओ मुझे, बताइए, आ रही है बात समझ में। साइड हो गया बच्चा। तो ये 2008 में आया, लेके कौन आया था इसको बच्चा, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएन की ये संस्था है बच्चा, उसके साथ फॉरेस्ट एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये लेके आया गया था। ठीक है, तो हमें क्या करना था इसके अंदर, हम क्या कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर है बच्चा जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है। आरईडीडी क्या कर रहा है भाई, आपका वन क्षेत्र खराब होता जा रहा है, निर्वनीकरण होता जा रहा है, इससे एनवायरमेंट में और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जाएगा, तो उसके लिए आरईडीडी आया था। अब वारसा क्या कह रहा है कि आरईडीडी, हमें आरईडीडी प्लस चाहिए। प्लस क्या कह रहा है, प्लस क्या कह रहा है कि इस आरईडीडी में और क्या प्लस करें। इसने कहा इस आरईडीडी में प्लस क्या करें, कह रहे पहला प्लस कर दो, फर्स्ट प्लस, आपका वनों का बेहतर प्रबंधन, ठीक है, वनों का संरक्षण हो और सतत विकास उपागम या अप्रोच को अपनाए, उपागम को अपनाया जाए, प्लस स्थानीय समुदायों को, स्थानीय समुदाय को वन संरक्षण और प्रबंधन भागीदार बनाकर उन्हें इंसेंटिव दिए जाए जिससे वे गरीबी से बाहर निकल सके। आरईडीडी क्या कह रहा था, निर्वनीकरण और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से एमिशन को कम करना है, प्लस क्या करें, वनों का बेहतर प्रबंधन भविष्य में हम इंश्योर करेंगे, वनों का अच्छे से संरक्षण करेंगे, सतत विकास के अप्रोच पे आगे बढ़ेंगे, और लोकल कम्युनिटी जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनको बोलेंगे कि तुम वनों को बचाओ, और अगर तुम वनों को बचाते हो हम तुम्हें पैसा देंगे और उस पैसे से तुम गरीबी से बाहर निकलोगे। विकासशील देशों के लिए ये करना क्यों जरूरी हुआ, मतलब विकसित देश ऐसा क्यों चाहता है, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चा, समझो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और भाई ये इक्वेटर है बच्चा 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ है और ये आपका 30 डिग्री साउथ है। इस पूरी बेल्ट में आप जानते हो सनलाइट अच्छी खासी है, सनलाइट है अच्छी, प्लस अच्छा रेनफॉल होता है। तो ये दोनों आइडियल कंडीशन है किसके लिए बच्चा, जैव विविधता ज्यादा मिलेगी, जैव विविधता अच्छी मिलती है ऐसी क्षेत्रों में जहां सनलाइट और रेनफॉल अच्छा होता है। यहां से यहां आप जानते हो, यहां से यहां 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, यहां से यहां जाते हुए क्या होता है बच्चा, सूर्य प्रकाश कम होता जाता है और जैव विविधता भी कम होती है, जैव विविधता भी कम होती जाती है। विश्व रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य प्रकाश भी कम हो रहा है, जैव विविधता भी कम हो रहा है। और ये जितने भी विकसित देश है, यहाँ पे ये सारे विकसित देश है, इस 30 डिग्री नॉर्थ के बाद ज्यादातर क्या है, विकसित देश है। इनके पास ऐसी जैव विविधता नहीं है, इनके पास बड़े फॉरेस्ट नहीं है। अमेरिका के पास कहां इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, यूरोप के पास कहां फॉरेस्ट एरिया है, बोलो, जैसे कांगो के अंदर, ब्राजील के अंदर जैसे रेन फॉरेस्ट है, इन विकसित देशों के पास ऐसे नहीं है। अब विकासशील देश कह रहे अच्छा तुम तो बड़ा अमीर बन गए, खूब डेवलपमेंट कर लिया, और हमें कह रहे हैं इनको बचाओ बचाओ बचाओ। ब्राजील ने लास्ट टाइम बोल दिया 2 साल पहले, मैं अपने फॉरेस्ट को काटूंगा, जो तुम्हें करना हो कर लो। फिर बोले यार मत काट, मर जाएंगे धरती वाले, तेरे अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारा कार्बन स्टोर हो सकता है और ऑलरेडी है भी। तो इन देशों का प्रयास क्या था, पहले तो ये सिर्फ बोल वचन करते रहे आरईडीडी की ऐसी बातें करो कि विकासशील देश क्या करे, विकासशील देशों के इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा फॉरेस्ट है, खूब फॉरेस्ट एरिया है, खूब बढ़िया बढ़िया फॉरेस्ट है अफ्रीका में, ठीक है, इन सब देशों में खूब फॉरेस्ट एरिया है। तो पहले तो आरईडीडी में सिर्फ क्या बोल रहे, बचाओ बचाओ बचाओ, निर्वनीकरण से ये होता है, वनों के क्षरण से ये होता है। हमने 1992 में भी बोला था अर्थ समिट में, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, फॉरेस्ट को बचाना है। विकासशील देश बोले बोल वचन कर रहे हैं, अब बोले एक काम करो भाई, ये ऐसे नहीं मानेंगे, एक काम करो, इनको और लालच दो, आरईडीडी प्लस प्लस, आरईडीडी प्लस। अब आप इनको ये बोलो अगर आप अपने वनों को काटने से बचाते हो हम आपको पैसा देंगे, मत काटो। लोकल कम्युनिटी जो फॉरेस्ट एरिया में रह रही है, आप अपने वनों को अच्छे से बचाओ, प्रोटेक्ट योर फॉरेस्ट एरिया एंड वी विल पे फॉर दिस। बैठिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, और कहीं से भी हमें पैसा देना होगा और आप ये बोलोगे हमने अपना वन क्षेत्र बचाया है, तो आपको पैसा मिलेगा, आप गरीबी से बाहर आ जाओगे, आपके दिन भी अच्छे हो जाएंगे। दिस इज आरईडीडी प्लस। ये फ्रेमवर्क किसमें है, वारसा में आया। बोलिए आइडिया आया क्या समझ में आपको, बताओ बच्चा।
अब आप कहोगे सर इस आरईडीडी में इतना पैसा कहां से आएगा, इसको फंड कहां से आएगा, इसके पास पैसा कहां से आएगा, है ना, इसको पैसा कौन दे रहा है, इसको पैसा मिलेगा ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी से, इसको पैसा मिलेगा ग्रीन क्लाइमेट फंड से। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का ही एक और प्रोग्राम चल रहा है वनों को बचाने का, वर्ल्ड बैंक का फॉरेस्ट कार्बन फैसिलिटी प्रोग्राम चल रहा है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, सॉरी पार्टनरशिप फैसिलिटी, पार्टनरशिप फैसिलिटी FCPF, यहां से इसको पैसा दिया जाएगा और ये पैसा फिर डेवलपिंग नेशंस को दिया जाएगा। बताओ, बोलिए, समझ में आया? वारसा डन, आगे चले। वारसा की कहानी होगी 2013, अब चलते साल 2014, साल 2014, 14 होगा लीमा पेरू में, ठीक है। यहाँ हाँ COP20 है बच्चा, ये COP20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 20, नो मेजर डेवलपमेंट, नो मेजर डेवलपमेंट, कोई प्रमुख डेवलपमेंट नहीं। क्यों? अगले साल क्या है COP21। अरे भाई आप ये मान के चलो आपका जन्मदिन है 14 अक्टूबर का और 15 अक्टूबर की आपकी शादी है, तो बर्थडे कैसा सेलिब्रेट होगा बताओ? आप एक चीज बताओ, आपका बर्थडे है 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर की आपकी शादी है, तो बर्थडे ज्यादा बड़ा इवेंट हो जाएगा आपके लिए या शादी ज्यादा बड़ा इवेंट है? आप बोलोगे शादी। तो लीमा को तो वैसे भी अब क्या था, अगले साल COP21 आने वाला है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, उसमें बड़ी बड़ी बातें की जाएगी, विकासशील देश विकसित देश एक साथ आ जाएंगे। हाँ अच्छा नहीं होगा ना, तो बस इसके साथ भी यही हुआ, शादी बड़ा इवेंट है, तो ये ऐसा कोई बड़ा इसमें नहीं हुई, बातचीत सारी पहले हो चुकी थी। अब आते हैं COP21, साल 2015, COP21, स्थान है पेरिस फ्रांस, ठीक है, और यहां आएगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। आगे बात समझ में, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। बताओ क्या कमेंट आ रहे हैं आपके? चलो कोई बात नहीं, चलिए आगे, यहां से थोड़ा सा आगे चले क्या बच्चा, यहां से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, UNFCCC COP21, ठीक है। टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वर्ष 2020 के बाद की रूपरेखा तय करना, ओके। दूसरा 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2.0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को नियंत्रित रखना, मेन टारगेट ये है कि हम टेम्परेचर को 1.5 पे कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके बाद इसने यहां पे कुछ टारगेट्स आए थे, टारगेट्स थे 20 20 20 20 20 20, 3 बार 20, है ना। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 20% तक कम करना, दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा के बाजार को 20% तक और बढ़ाना, और ऊर्जा दक्षता को 20% बढ़ाना। पहला 20 क्या है, CO2 उत्सर्जन को 20% कम करना। दूसरा 20 क्या है, आप नवीकरणीय ऊर्जा बाजार, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसकी बात कर रहे हैं कि बाजार भागीदारी को 20% बढ़ाना। और तीसरा है ऊर्जा दक्षता 20% बढ़ाना। ऊर्जा दक्षता के बारे में जानते हो आप, ऊर्जा दक्षता, व्हाट इज दिस ऊर्जा दक्षता? 4-5 बार आएगा आगे, एनर्जी एफिशिएंसी। ये क्या होती है बच्चा, वही एग्जांपल याद रखना, पहले आज से 15 साल पहले आप 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल करते थे, 100 वाट का बल्ब, और वो भी पीली रोशनी वाला। आज आप क्या करते हो, 20 वाट की एलईडी आ गई आपकी, आप 100 से 20 पे आ गए, एनर्जी कंजप्शन कम हो गया और रोशनी की क्वालिटी पहले से अच्छी हो गई। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा दक्षता का उदाहरण है। तो हम क्या करेंगे, ऊर्जा दक्षता 20% बढ़ानी है वैश्विक स्तर पे, नवीकरणीय ऊर्जा को लेके आओ, कोयले को, डीजल को, पेट्रोल को, है ना, इसका उपयोग कम करेंगे हम, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसकी भागीदारी बढ़ाएंगे धीरे धीरे, और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 20% तक हम कम कर ले, ठीक है। ये क्या बोल रहे हो सर जी, नोट्स बनते बनते बहुत इरिटेशन होने लगा है, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन गुस्से में घट गया। हाँ भाई घटेगा भाई, मैं बार बार एक बात पे 50 बार डिस्कशन करने का आदत नहीं है मेरा, सोच समझ के यूपीएससी की तैयारी में आना बच्चा, ठीक है। इधर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैंने आज देखना शुरू किया है, ये 2018-19 जब से ऑनलाइन शुरू हुआ ना,
ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हम तो ऑफलाइन में बैठते थे, 3.5 घंटे तक लगातार लिखते रहते थे, उंगलियां ऐसे दब जाती थी, है ना। टीचर धड़ाधड़ 3.5 घंटे तक बोल रहा है, लिखवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, किसी ने कभी उफ नहीं की। सच में बता रहा हूं बच्चा, उफ तक भी नहीं निकलती थी मुंह से। हाँ, और वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने 12 महीने 3.5 घंटा आप क्लास में बैठे हो, जीएस की एक क्लास है, ऑप्शनल की अलग क्लास है, 7 घंटे हाथ टूट जाए, कमर टूट जाए, कोई उफ नहीं बोलता था। और टीचर ये बोल देता, जिसको ज्यादा तकलीफ होती थी बोलता था, जाओ घर जाओ, है ना, घर वालों का पैसा खराब मत करो। आपको गुस्सा आ रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो गया, ठीक है, कितना फर्जी हीमोग्लोबिन लेके बैठे हो भाई, है ना, थोड़ा उसका क्वालिटी इंप्रूव करो। एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान, राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान। व्हाट इज दिस एनडीसी? हर देश अपने स्तर पे स्वैच्छिक रूप से बताएगा कि वो कितना एमिशन में कटौती करेगा, ठीक है। प्रत्येक देश द्वारा, प्रत्येक देश द्वारा स्वैच्छिक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती योगदान, ठीक है, इंडिया अपने लेवल पे बता देगा, ठीक है। और इसमें विकसित देशों के लिए आधार स्थल, विकसित देश आधार वर्ष क्या रहेगा इनके लिए, कि वो तो 1990 के स्तर से करेंगे क्योंकि हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। और विकासशील देश 2005, ठीक है, याद रखना बच्चा, आधार वर्ष जैसे इंडिया होगा, इंडिया 2005 के स्तर पे जितना एमिशन कर रहा होगा उससे कम करना होगा। और इधर विकसित देश को कितना, 1990 में वो जितना कर रहे थे, काफी ज्यादा कर रहे थे, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये या वहां पे क्योटो प्रोटोकॉल में बाध्यकारी था, क्योटो प्रोटोकॉल की तरह, प्रोटोकॉल की तरह बाध्यकारी लक्ष्य नहीं थोपे गए, नहीं थोपे गए, ठीक है। लेकिन एक बार देश ने जो एनडीसी घोषित किया उसको प्राप्त करेगा, समझ गया। इंडिया ने चाहे जितना भी बोला, आपके ऊपर किसी ने दबाव नहीं दिया, अब आपने खुद से ही बोला, और जितना आपने बोला उतना आपको करके देना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब हर वर्ष 2020 के बाद 5 वर्षों, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे, है ना, के बाद प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर समीक्षा होगी। आपने जो भी दिया, आपने जो भी बोला बच्चा, उसकी समीक्षा होगी और आपको यूएनएफसीसी को रिपोर्ट करनी होगी, यूएनएफसीसी को रिपोर्ट करनी होगी। बताओ इसमें कोई तकलीफ आपको? हर 5 साल बाद तो पूछेंगे। अब वो 5 साल बाद में रिपोर्टिंग का उन्होंने अपना अपना तरीका बना रखा है। जैसे रिपोर्टिंग कैसे भाई, पारदर्शी रूप से इंडिया बताए, पारदर्शी रूप से चाइना बताए, यूएसए बताए, ट्रांसपेरेंसी से बताए कि कैसे हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी का एक ऑटोमेटिक आपने सिस्टम डेवलप किया है, इसको उस रिपोर्टिंग का जो आपका सिस्टम डेवलप है बच्चा, उसको इन्होंने बोला ईटीएफ, ईटीएफ, एनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क है, एनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, ठीक है। आई बात समझ में भाई, हर 5 साल के बाद इंडिया को रिपोर्टिंग करनी है, या हर साल इंडिया चाहता है कि कुछ तो ऑटोमेशन लेके आओ, कैसे? तो उसमें क्या कहा, एक फ्रेमवर्क डेवलप कर दिया जिसमें पारदर्शी रूप से हर देश क्या क्या कर रहा है वो पता चलता रहेगा। बताइए, बताओ बच्चा। देखो अब इसमें इन्होंने एक चीज और की, एक चीज और की बच्चा, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में इन्होंने एक बात और की, क्या समझो इसको। एक तो है एनडीसी, एनडीसी, एनडीसी समझ गए, हर देश को अपना योगदान बताना है, क्या करेगा, योगदान स्वैच्छिक है जो, ठीक है, कि हम क्या योगदान करेंगे। दूसरा रहेगा हमारी रणनीति क्या होगी, रणनीति क्या होगी, ये काम हम करेंगे कैसे, ठीक है। ये योगदान बताना, आप क्या करने वाले हो, ये अनिवार्य है, बताना होगा। इंडिया से पूछेंगे, मीटिंग होगी, भाई क्या करोगे बताओ, ये आपकी रणनीति क्या होगी, मर्जी है चाहे बताओ या ना बताओ, मर्जी है बताओ या ना बताओ, बोलो इसमें कोई समस्या। भाई हम ये करेंगे लेकिन हम कैसे करेंगे ये बताने के लिए बाध्य नहीं है, मेरी मर्जी है, मैं बताना चाहता हूं तो मैं बता दूंगा भाई मैं इस तरीके से करने वाला हूं। और अगर मैं नहीं चाहता कि मैं ना बताऊं कि मैं कैसे करूंगा तो मेरी मर्जी है। एनडीसी बताना अनिवार्य है, रणनीति बताना अनिवार्य नहीं है, बोलो बताइए। एस, हर देश अपनी रणनीति बनाएगा। LTLEDS याद रहेगा क्या, LTLEDS बताओ बच्चा, अगर आ जाए व्हाट इज LTLEDS, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को प्राप्त करने की हर देश के द्वारा बनाई गई रणनीति का नाम है LTLEDS। बताओ इसकी फुल फॉर्म जानना चाहते हो, थोड़ा टेक्निकल नेम है,
फुल फॉर्म जानना चाहते हो तो लिख दूंगा, अदरवाइज नाम तो लिख ही देता हूं। व्हाट इज दिस LTLEDS, क्या होता है ये लिख लो, याद मत रखना, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। भाई एल यहां से क्या आया, एल आया, यहां से क्या आया, टी आया। लो ग्रीन हाउस गैस, इसको हमने फिर क्या बोल दिया, एल, और ये एमिशन से हमने क्या लिया, ई, इससे क्या लिया, डी, और इससे क्या लिया, एस। LTLEDS। बोलो, कोई समस्या आपको, किसी तरह की कोई समस्या? मोदी जी क्या कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं है। मोदी जी कितना करेंगे, ये दबाव है। तो इसलिए हर देश ने अपना एनडीसी बताया, इंडिया भी अपना एनडीसी बता के आया है। तो अब बात करते हैं इंडिया का एनडीसी क्या है ना, हमारा एनडीसी क्या है, भारत का एनडीसी क्या है, भारत का क्या एनडीसी है, भारत एनडीसी। इस पे मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आया था बच्चा इस बार, आपको पता है 2025 का क्वेश्चन है ये, 2025 मुख्य परीक्षा पूछा हमारा पेरिस का जो एनडीसी है और उसके बाद 2021 में जो ग्लासगो के अंदर हुआ था, उन दोनों में क्या फर्क है। दो दो अलग अलग, अब आप देख लो किसमें हम 2025 में बैठे हैं और पूछ क्या रहा है 2015 और 2021 में क्या अप्रोच रही है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इंडिया ने किस तरह से अपने टारगेट्स चेंज किए और क्यों किए, और आप कहते हो ख्वाब देखना है, फिर इतना बड़ा बड़ा मेहनत करना है नहीं अपने को, गुस्सा आता है बच्चा इस तरह की चीजों से। पढ़ो, हाँ थोड़ा तकलीफ है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको आसान नहीं बना सकता, अब बनाने वालों ने इतना मुश्किल बनाया, मैं आपको आसान तरीके से समझा सकता हूँ। 15 नंबर का क्वेश्चन अगर मुख्य परीक्षा में आ रहा है, आप सोचो कैसे डील करोगे बच्चा उसको, आपको क्लैरिटी है ही नहीं बिल्कुल भी। अगले साल लॉस एंड डैमेज पे पूछ लिया, क्या लिखोगे उसमें, इक्विटी क्लोज पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्या लिखोगे, हिस्टोरिकल लायबिलिटी से क्या मतलब है, क्या लिख के आओगे। अगले साल अगर पूछ लिया पेरिस में और क्योटो में डिफरेंस बताओ, अप्रोच में क्या फर्क आया, क्या लिख के आओगे। आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ कैसे हो रहा है वो, अभी मुख्य परीक्षा वाला भी पार्ट कुछ कुछ साथ में चल रहा है। भारत का एनडीसी क्या है, अब देखो 2020 से 2030 तक ही करना है हमें, जो भी करना है। तो पहला हमने क्या, हम वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में ऊर्जा गहनता को 33 से 35% तक हम कम करेंगे, है ना। 2030 तक जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में ऊर्जा तीव्रता, हो सकता है वो गहनता लिख दे या गहनता, इंग्लिश में एक ही लिखेगा, एनर्जी इंटेंसिटी, एनर्जी इंटेंसिटी को 33 से 35% तक कम करना। समझो बच्चा, व्हाट इज दिस एनर्जी इंटेंसिटी, ऊर्जा गहनता से क्या मतलब है। ऊर्जा गहनता क्या कह रहा है भाई, आज आप जीडीपी में कुछ भी पैदा कर रहे हो, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ये बनाया आपकी देश की अर्थव्यवस्था में, ये बना प्रोडक्ट, बना बना ना, तो इसको बनाने में कोई ना कोई तो एनर्जी कंजप्शन हुआ होगा, हुआ था क्या, आप बताओ, क्या इसको बनाने में कोई एनर्जी कंजप्शन नहीं हुआ, इस बोर्ड को बनाने में कोई तो ऊर्जा लगी होगी, एनर्जी कंजप्शन हुआ है ना। तो हमें क्या करना है, 2030 तक हमारे देश में जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे हमें उसकी ऊर्जा कंजप्शन को घटाना है। बोलो, बताओ ये बात समझ में आई या नहीं। तो आप, मैं कह रहा हूं आज आपने, आज आप 2025 में हो और ये जो मेरे पास पेन है, इस पेन के प्रोडक्शन में सपोज करो मैं कहूं 20 यूनिट लगी है, 100 बोल देता हूं, 100 यूनिट ऊर्जा उपभोग हुआ है, एनर्जी कंजप्शन हुआ है। तो जब मैं 2030 तक होऊंगा तो हमारे देश में जितने भी पेन होंगे, ऐसे जितने भी पेन बनेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 33 से 35% कम हो जाएगा। 100 में से 35 घटा दो, 65 यूनिट्स में होगा। आया समझ में, व्हाट इज एनर्जी इंटेंसिटी, कम करनी है चीजों को उत्पादित करने में जितना एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, रिड्यूस करना है अपने को। आई बात समझ में। ऊर्जा तीव्रता, ऊर्जा गहनता कैसे करोगे आप, वही मैंने 100 वाट का बल्ब था 20 वाट की एलईडी पे आ गए, आप नई नई टेक्नोलॉजी पे आ गए, आपने अपनी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, ये वाली बात कह रहा है ये, दिस इज सेकंड। क्या कहता है, दूसरा इंपॉर्टेंट टारगेट है जो गैर जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन तो वही कोयला, पेट्रोल, डीजल, और गैर जीवाश्म ईंधन क्या है, सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये वाली ऊर्जा। तो गैर जीवाश्म ईंधन का हमारी इकोनॉमी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 40% तक बढ़ाएंगे। मतलब अगर आज 100 है तो मतलब सपोज करो आज हमारा 100 गीगावाट है, 100 गीगावाट हमारे यहाँ क्या बचा, एनर्जी का या विद्युत का उत्पादन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम 2030 तक हमारा टारगेट है, इसमें 40 गीगावाट किससे आएगी, रिन्यूएबल से आएगी, और बाकी 60 गीगावाट हम किससे लेके आएंगे, थर्मल से। बोलिए, तो गैर जीवाश्म आधारित बिजली की जो हिस्सेदारी है वो 40% तक बढ़ा देंगे। क्या कह रहा है, गैर जीवाश्म आधारित बिजली की मात्रा 40% तक ले जाना। कब तक, 2030 ही टारगेट है, बताइए हमारा 2030 ये टारगेट करेंगे। और भारत को
हम एक्स्ट्रा अफोरेस्टेशन करेंगे, अतिरिक्त मात्रा में वन लगाएंगे और भारत में 2.5 से 3.0 बिलियन टन कार्बन सिंक बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा? कार्बन सिंक। वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वनावरण, वृक्षावरण द्वारा 2.5 से 3.0 बिलियन टन CO2 का, है ना, अवशोषण, जिसको हम बोलेंगे सिंक, है ना, का लक्ष्य। तभी सरकार क्या बोलती है? 1 करोड़ पेड़ लगा दिए, आज वहां 10 लाख पेड़ लगा दिए, सब सरकार का प्लान चल रहा है। एनडीसी में बोल के आए हम। अब इसमें पता है समस्या क्या है बच्चा? समस्या ये होगी, आपने 1 करोड़ वृक्ष तो लगा दिए, उन 1 करोड़ वृक्ष में से कितने बचे? ये मेन समस्या है। वो लग तो रही है, 100 पेड़ लगा दिए, बचा एक। क्यों? पेड़ को सर्वाइव कराने के लिए इनिशियली 2, 3, 4, 5, 6 महीने आपको उसकी देखभाल करनी होती है। इधर आप वृक्षावरण किया 1 करोड़ पौध का, उसके बाद वो उनमें से 1 महीने बाद 1 करोड़ में से 1 लाख भी नहीं बचे। बताओ, आई बात समझ में? बोलो। थोड़ा क्लास 10 मिनट लंबी चलेगी, है ना, मैं मैसेज ड्रॉप कर देता हूं। ये भारत का INDC है, ठीक है। कई बार इसको बच्चा INDC भी लिख देंगे, INDC भी लिख देंगे। INDC का मतलब इंटेंडेड और जुड़ गया। इंटेंडेड मतलब आपने अपनी मर्जी से बोला, हम इतना करेंगे। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो INDC भी लिख दे तो घबराना मत, बात सेम ही है। अब समझो, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, भैया क्योटो प्रोटोकॉल में और पेरिस में क्या फर्क था? अगर यूपीएससी आपसे पूछ ले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, बताओ मुझे, दोनों के बीच में क्या अंतर लग रहा है? आपको क्या अंतर लग रहा है बच्चा, बताना। अच्छा, ये 4 नवंबर 2016 से प्रभाव में आ गया था बच्चा, 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हो गया था, ये काम कर रहा है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। क्या अंतर है दोनों में? दोनों का अंतर बताओ जरा मुझे। अब बताओ, ये केवल एनेक्स 1 कंट्रीज के लिए था क्या? एनेक्स 1, एनेक्स बी, उन कंट्रीज के लिए था। ये किसके लिए है? ये एनेक्स 1 एंड नॉन एनेक्स 1 दोनों के लिए है। ये सिर्फ विकसित, ये वाले देश कौन थे? विकसित थे। ये विकसित और विकासशील दोनों के लिए। ये क्या था? बाध्यकारी टारगेट थे, आपको ये करके दिखाना है। बाध्यकारी लक्ष्य थे, इधर यहां स्वैच्छिक लक्ष्य है, स्वैच्छिक लक्ष्य है, ठीक है। ये टॉप डाउन अप्रोच था, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब महिष्मति का वचन ही उसका शासन है। ऊपर से जो बोल दिया साहब ने, ये बोला, ये करके रखना पड़ेगा। इसमें टॉप डाउन नहीं, ऊपर से नहीं थोपे गए। यहां बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप मतलब हर देश नीचे से ही बता रहा है मैं क्या करूंगा, ठीक है। इधर CDM, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, एमिशन ट्रेडिंग, इसकी बात थी। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं, अलग से नहीं बनाया, कोई ऐसा मैकेनिज्म अलग से नहीं बना। पुराने वाला जो चल रहा है वही चल रहा है, अलग से नहीं बना। मतलब यही चले आ रही है, अभी भी यही चले आ रही है, अलग से कुछ हमें बनाने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ी यहां पे। हाँ, अब एक चीज सुन लो, अगर यूपीएससी ने, देखो एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना बच्चा, जिंदगी बदल जाएगी उस पॉइंट को समझने के बाद तुम्हारी, है ना। अगर यूपीएससी बोलता है क्योटो प्रोटोकॉल बाध्यकारी है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बाध्यकारी नहीं है, क्या ये बात सही है? समझो, इसमें एक फर्क है बच्चा। बाध्यकारी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी है ना, देशों को शामिल इसमें भी कराया गया है, लेकिन यहां लक्ष्य ऊपर से थोपे गए थे। इधर बाध्यकारी होने का नेचर डिफरेंट है, यहां लक्ष्य ऊपर से थोपे गए हैं। यहां किसी भी देश को लक्ष्य से मुक्त नहीं किया गया। लक्ष्य आप स्वैच्छिक रूप से बताओगे, लेकिन लक्ष्य बताना अनिवार्य है। आ रही बात समझ में? बाध्यकारी ये भी है, बाध्यकारी ये भी है, इसका बाध्यकारी होने का नेचर अलग है, इसका बाध्यकारी होने का नेचर अलग है। एक बार अगर आपने जो बोल दिया, अब आपको उतना करना पड़ेगा। बताओ, अभी बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ बच्चा, मुझे जल्दी से, मैं पूछना चाहता हूं क्या पोजीशन है आप लोगों की, क्या है पोजीशन, बताओ। चलिए, दोनों की बात होगी हमारी। आई होप आप कर लोगे इस चीज को। मैं जो समझाना चाह रहा था, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। अब चलते हैं COP22। COP22 साल है 2016, स्थान है मराकेश, देश है मोरक्को, अफ्रीका के देश है बच्चा मोरक्को। मोरक्को में कुछ नया नहीं हो रहा। अब समझो, अब इनकी सारी प्लानिंग क्या चल रही है बच्चा? 2015 से 2020 तक की सारी प्लानिंग किस बात की चलेगी? 2020 के बाद जो हम करने वाले हैं वो अच्छे से हो जाए बस, ठीक है। तो यहां अभी क्या करें कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, है ना, ढंग से काम कर सके, इसके लिए एक पारदर्शिता और जवाबदेहिता पे आधारित नियमावली बना लेते हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अच्छे से क्रियान्वित हो, उसके लिए एक पारदर्शी व
जवाबदेहिता से युक्त नियमावली हो। नियमावली, अरे एक बतानी पड़ेगी ना बच्चा, नियमावली हो। भाई रूल बुक बनानी पड़ेगी ना, कैसे करेंगे? चलो वो तो हमने डिसीजन ले लिया कि 2020 के बाद ऐसा होगा, पेरिस ने डिसीजन ले लिया, कैसे होगा क्या होगा उसकी पूरी लिखत पढ़त कर लेते हैं, है ना? विकसित देश कैसे करेंगे, विकासशील देश कैसे करेंगे, उसकी किताब बना लेते हैं। इसको उन्होंने बोला रूल बुक। रूल बुक बनाने की बात बताओ। बोलिए। और ये रूल बुक कब तक बना लेनी है? वर्ष 2018 तक रूल बुक बना लेनी है, ये बोला गया इसमें। और यहां पे फिर से लॉस एंड डैमेज फंड की मांग की गई। लॉस एंड डैमेज अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज लॉस एंड डैमेज, हानि और क्षति, ये कंसेप्ट क्या है? हानि और क्षति का कंसेप्ट सीधा ये है कि ऐसी हानि और ऐसी क्षति जो अडेप्टेशन के प्रयास के बावजूद, न्यूनीकरण के प्रयास के बावजूद भी जिस क्षति को और जिस हानि की भरपाई नहीं की जा सकती, उसको हम बोलते हैं लॉस एंड डैमेज। जो चला गया उसे भूल जा, वो ना सुन सकेगा तेरी सदा। बताइए मुझे। फिर आए हम कॉप 23 2017। कॉप 23 वर्ष 2017 आयोजित कहां हुई? जर्मनी, बॉन। जर्मनी का शहर है बॉन, जर्मनी, यहां पे आयोजित हुई। अब यहां पे बात वही करना है, पेरिस लागू होने वाला है, 2020 से लागू हो जाएगा, अच्छे से सारी चीजें हो जाए। तो यहां पे क्या किया गया? एक काफी अच्छी बात की गई यहां पे, ताला नोवा डायलॉग। ताला नोवा डायलॉग महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चा यहां पे। व्हाट इज तालानोवा? तालानोवा क्या है? तालानोवा ये कह रहे हैं कि हम जितनी भी कार्यवाही करेंगे, जितनी भी आगे हम प्रक्रियाएं करेंगे, वो कैसी हो? समावेशी हो, सबको शामिल करते हुए, और लोगों की उसमें भागीदारी हो। क्या है? समावेशी प्लस भागीदारीपूर्ण प्रक्रियाएं हो। इस पे है, इस ये बात कर रहा है तालानोवा। ठीक है, तालानोवा पे क्वेश्चन भी आया था, व्हाट इज तालानोवा, कब आया? 17 बॉन से आया। तालानोवा ने बोला भविष्य की जितनी भी कार्यवाही होगी वो समावेशी, सबको शामिल करते हुए, और सबकी उसमें हिस्सेदारी होगी। विकसित और विकासशील देश, लोकल कम्युनिटीज। भाई अगर सपोज करो प्रशांत महासागर के अंदर फिजी देश है, और फिजी देश के लोग पिछले 500 सालों से ये जानते हैं अगर सी लेवल राइज होगा तो हम उससे कैसे बचेंगे। अगर हीट वेव कहीं आती है, सपोज करो अगर मैं कहूं अफ्रीका के अंदर हीट वेव आती है, और अफ्रीका के लोग जानते हैं हीट वेव में कैसे बचा जा सकता है, तो हम क्या करेंगे? एक संवाद का मंच बना लेते हैं, डायलॉग फोरम बन गया, जिसमें कौन आएंगे? सब लोगों की बात सुनेंगे और सबकी भागीदारी होगी। ठीक है, सारे कॉप की बात नहीं करेंगे बच्चा, ऐसे तो जितना इंपॉर्टेंट है हम उसी की बात कर रहे हैं। पेरिस इंपॉर्टेंट था, कर लिया। क्योटो प्रोटोकॉल पे लंबा डिस्कशन किया हमने, वो भी हो गया। पेरिस पे अच्छा खासा डिस्कशन हो गया। बीच बीच में जितना टेक्निकल डायमेंशन है मैं आपकी टच करता हुआ चल रहा हूं। यहीं पे फिर इन्होंने बोला महिलाओं की जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होती है ना, तो जेंडर एक्शन प्लान लेके आए। जेंडर एक्शन प्लान, लैंगिक कार्यवाही योजना, लैंगिक कार्य योजना की बात किया इन्होंने। इन्होंने बोला G20 व V20 देश प्लस अन्य संस्थाएं मिलकर कार्य करें। ये व्हाट इज दिस V20? ये V20 कौन है, समझो इसको। V20 का मतलब, V का मतलब है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब जो ज्यादा संवेदनशील देश है, क्लाइमेट चेंज के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। तो ये V20 बेसिकली क्या है? वल्नरेबल 20 है बच्चा। और इसके अंदर टोटल, अब पहले कम देश थे, अब इसके अंदर 58 देश हो चुके हैं। 58 देश है, और भारत V20 का हिस्सा नहीं है, याद रखना। नाम V20 है, वल्नरेबल 20, अब लेकिन इसके अंदर 58 देश है, 58 कंट्रीज है, ये सब मिलकर काम करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? उसके बाद बॉन तो हो गया। बॉन के बाद क्या आएगा बच्चा? बॉन के बाद ऐसा कुछ मेजर तो है नहीं। बॉन के बाद चलते हैं अब हम कैटोविस, पोलैंड में चलते हैं वापस से। कैटोविस है बच्चा 2024, तो कॉप 20 और 2018 कैटोविस पोलैंड के अंदर हुई। नेक्स्ट कॉप आइए। देखो कॉप में कुछ भी याद ना आए तो वो 5 पॉइंट, और जो 2-4 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, और उसके अंदर जो आईएनडीसी हो गया, उसके फंड की बात हो गई, वो मोटा मोटा इतना याद रहेगा आपका क्वेश्चन बच्चा, आप टैकल करने की पोजीशन में आ जाओगे। हमने क्या बोला था कि 2018 तक रूल बुक बन जानी चाहिए, बोला था ना। ये रूल बुक कब बन जानी चाहिए? 2018 तक। तो रूल बुक तैयार हो गई है ना, रूल बुक तैयार हो गई। रूल बुक किसकी? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की तैयार हो गई। इन्होंने बोला था ये रूल बुक किस लिए बनाई जा रही है कि 2020 के बाद हम क्या करेंगे, उस रूल बुक को तैयार कर लिया गया है ना, इसको बना लिया गया। दिस इज रूल बुक। फिर आया कॉप 25 साल 2019। ये कॉप 25 साल 2019 होता है बच्चा स्पेन के अंदर, स्पेन, मैड्रिड, मैड्रिड स्पेन। कोई खास कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, नो मेजर डेवलपमेंट। ठीक है, फिर आया साल 2020। साल 2020 में आ गया कोविड 19 पेंडेमिक। तो साल 2020 में कोविड 19 पेंडेमिक आ गया। उस साल कोई यूएन का कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। 2020 क्या हो गया? खाली चला गया। वैसे क्या बोला था? हर साल कॉप का आयोजन होगा। तो 2020 में जो होना था फिर हुआ 2021 में। ठीक है, फिर कहां चले बच्चा? कॉप 25 हो गया था, कॉप 26।
2021 ग्लासगो, स्कॉटलैंड, है ना, स्कॉटलैंड, यहां पे हुआ। ये इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन था। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का और ग्लासगो का कंपैरिजन कराया, यूपीएससी मेंस 2025 का मेंस का क्वेश्चन है। पेरिस में और ये ग्लासगो में क्या हुआ, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन हुआ है बच्चा। यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं। 1 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आगे चलते। पढ़ लो। में इसलिए नहीं है बच्चा कि हम क्लाइमेट चेंज के प्रति उतने वल्नरेबल कंट्री नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, साल 2008 की बात है बच्चा, साल 2008 की बात है। भारत ने अपने देश के, स्वयं के देश के स्तर पर हम क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए हमने 8 प्लान बनाए थे। दैट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC है वो, नेशनल एक्शन, एन है ना, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, हाँ भाई बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेरे से सवाल कर रहे हैं। और हम 8 कार्य योजनाएं लेके आए थे। एग्रीकल्चर के लिए हमने अलग बनाई थी, एनर्जी के लिए उसमें एक अलग बनाई थी, हिमालयन क्षेत्र के लिए कुछ अलग बनाया था, तो 8 हमारे उसमें प्लान थे। यहां आया बच्चा नेट जीरो का कंसेप्ट, नेट जीरो एमिशन की डुगडुगी बजने लगी। नेट जीरो एमिशन आप पढ़ते होंगे ना, नेट जीरो का टारगेट है इंडिया का 2070 तक। क्या है नेट जीरो? देखो, नेट जीरो का ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं करेंगे। नेट जीरो क्या कहता है? नेट जीरो, व्हाट इज नेट जीरो? नेट जीरो कहता है उत्सर्जन और जो उसका, इसको हम बोलते हैं एमिशन, और जो आपका सिंक है, सिंक मतलब उसका अवशोषण, सिंक है, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, यानी कि अगर मैंने जितना एमिशन किया और उतना ही सिंक हो गया, बराबर जीरो, दिस इज नेट जीरो। आज मैंने 100 टन CO2 का एमिशन किया, है ना, इतना मैंने क्या किया, उत्सर्जन किया, लेकिन मैंने पेड़ पौधे लगा दिए, मैंने टेक्नोलॉजी लेके आ गया और उस कार्बन को मैंने कैप्चर कर लिया, और 100 टन CO2 को मैंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, वापस पकड़ लिया। तो 100 का उत्सर्जन किया था, 100 को कैप्चर कर लिया, जीरो हो गया। दिस इज नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं करेंगे। नेट जीरो क्या कह रहे हैं, कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, दोनों का बीच का बैलेंस होना चाहिए। दिस इज नेट जीरो। बताओ, आई समझ में ये बात? एमिशन, एमिशन और सिंक के बीच का डिफरेंस जीरो होना जरूरी है, बस ये बात ध्यान रखना। और यहां पे इन्होंने 2021 आ गया, तो जो रूल बुक थी, रूल बुक में जो फाइनली जो भी कुछ इन्होंने करना था, इसको फाइनल शेप दे दिया, अंतिम रूप दे दिया, फाइनल शेप दे दी इसको, अंतिम रूप दे दी। अब मोदी जी भी गए थे यहां, और मोदी जी देके आए पंचामृत। पंचामृत कौन देके आए? भारत। अब तो हमें छूट है ना, हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से बताएंगे। अब हम पंचामृत में मोदी जी ने सबसे पहले कहा इंडिया नेट जीरो के टारगेट को अचीव करेगा 2070 तक, नेट जीरो एमिशन टारगेट 2070, जबकि हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर ऐसी कोई बात नहीं की थी, ठीक है। और हमने पेरिस में क्या बोला था, 40% रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। अब हमने क्या बोला, 50% ला के देंगे, 50% 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन 50% होगा हमारा। पेरिस में कितना बोला था, 40%। देख लो बच्चा, पेरिस वाला दिखाता हूं मैं आपको, पेरिस में कितना बोला था, 40%। यहां हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तीसरा, उधर एनर्जी इंटेंसिटी कितनी थी हमारी, उधर एनर्जी इंटेंसिटी बच्चा कितनी थी, कितनी थी, 33 से 35%। इधर हमने कितनी कर दी, 45%। जीडीपी में ऊर्जा गहनता 45% 2030 तक, जबकि पेरिस में हमने इसको 33 से 35% तक बोला था। और भी जोड़ दिया हमने यहां कुछ, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की संस्थापित क्षमता होगी हमारी 500 गीगावाट, 500 गीगावाट, ये हमारी संस्थापित क्षमता होगी, ओके। और हम 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाएंगे। पंच अमृत है ये, पांच अमृत वचन बोल के आए मोदी जी, ये पंच अमृत है, ठीक है। बताओ मुझे, इसमें कोई किसी भी तरह की आपको समस्या हो, बोलिए। COP26 हो गया, COP27, COP27, यहाँ 26 किस में था, 21 में था, ये आ गया 22। कहां पे, शर्म अल शेख, शर्म अल शेख, मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर इसका आयोजन हो गया। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लॉस एंड डैमेज फंड की जो बात हो रही थी, लॉस एंड डैमेज फंड, ये क्रिएट हो गया बच्चा, यहां पे क्रिएट हुआ। लंबी लंबी डिमांड चल रही थी ना लॉस एंड डैमेज फंड की, वो इधर आके क्रिएट हो गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट एक्सीलरेटर फंड एक और आया, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सीलरेटर
फंड 2025 का यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन, IRAF पूछ रहा है ना वो, आप डिजास्टर मैनेजमेंट से लड़ने का फाइनेंशियल मैकेनिज्म बताओ क्या क्या चल रहे हैं। स्थापना की हमने, किसने, यूएन का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, किसने बनाया ये, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDRR, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये मैं आपको आपदा प्रबंधन वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। आपदा प्रबंधन मुझे ही करानी है, अगर आपकी इस बैच में नहीं हुई तो आपदा प्रबंधन देखो मैं पहले ही बता देता हूं, जिस बैच में जो हो चुका, क्योंकि मैंने अभी 1 डेढ़ महीने पहले ज्वाइन किया है पीडब्ल्यू, जिन बैच की ज्योग्राफी होगी, सपोज करो आपकी बैच की ज्योग्राफी होगी तो ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा। आने वाले जितने भी बैचेज हैं आपके, उसमें पर्यावरण, भूगोल और आपदा प्रबंधन, ये तीनों विषय मेरी ही जिम्मेदारी है। अगर आपका ऑलरेडी हो चुका होगा डिजास्टर मैनेजमेंट तो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन अगर आपके बैच में डिजास्टर मैनेजमेंट अभी तक नहीं हुआ तो उसको कराना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। और अगर आपने कर चुके तो वहां आपको पता होगा पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आपने देखा होगा 1990 से, है ना, 1990 से लेके साल 2030 तक का पूरा दुनिया भर में क्या क्या मैकेनिज्म डेवलप हुआ है आपदा प्रबंधन से लड़ने का, आपने उसमें पढ़ा होगा। पहले योकोहामा आया, पहले योकोहामा फ्रेमवर्क आया था, फिर ह्यूगो फ्रेमवर्क आया था, और उसके बाद आया था सेंडाई, सेंडाई फ्रेमवर्क आया था। ये आपने फिर पढ़ लिया होगा। योकोहामा में क्या क्या बात बोली, योकोहामा की कमियों को कैसे ह्यूगो ने दूर किया, और ह्यूगो में क्या कमियां रह गई थी कि फिर हम सेंडाई लेके आए, और सेंडाई कैसे काम करता है, तो वहां इन सारी चीजों का जिक्र आपने जरूर पढ़ा होगा। अच्छा हो गया है फिर, ठीक है चलो। हाँ तो फिर तो योकोहामा, ह्यूगो, सेंडाई सब पढ़े होंगे ना बच्चा। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पढ़ा होगा आपने, एशियन रीजनल प्लान क्या है, ठीक है, बहुत सारा सब कुछ इसी में ही था। यूपीएससी पूछता है ना, यहां से यहां में आपकी रणनीति क्या चेंज हुई, 3 बार क्वेश्चन आया मींस में। योकोहामा की रणनीति से ह्यूगो कैसे अलग है, ह्यूगो से सेंडाई में कैसे है, और फिर हमने सेंडाई के अकॉर्डिंग इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया ने क्या क्या बदलाव किए हैं। हर दूसरे साल क्वेश्चन आ ही रहा है बच्चा इस पे। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, सेकंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ हुआ है, और इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस के अकॉर्डिंग हमने अपने देश में नीतियां बनानी शुरू की है। नहीं पढ़ा तो भाई इसको मिटा दो, ठीक है, इसको मिटा दो, नहीं पढ़ा तो छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये लो मिटा दिया मैंने, है ना, जो चीज आपको तकलीफ दे रही है मैंने उसको मिटा दी। चलो आ जाओ, तो ये 2022 वाला हो गया बच्चा। शर्म अल शेख 2023 में होगा, COP28, COP28 2023 यूएई में हुआ है बच्चा, वो यूएई में हुआ है, ठीक है। फिर आया COP29 2024, ये बाकू में हुआ है ना, अजरबैजान में, ओके। और फिर आ गया COP30, ये होगा साल 2025 में, ब्राजील के अंदर एक शहर है बच्चा बेलेम, वहां पे होगा ये, बेलेम ब्राजील में होगा ये, ठीक है। आप समझो इन सब के अंदर कुछ नहीं हो रहा बच्चा, इन सब के अंदर कोई नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा। वही कभी बोलेंगे हम रिवर्स को लेके कुछ कर रहे हैं, कभी फिर कुछ और बोल देंगे कि हम लोकल फॉरेस्ट को लेके ये कर रहे हैं, यही सारी बातें चल रही है। अब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर जो यूएनएफसीसी का कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके पास है, करंट अफेयर में जैसे अभी 2025 वाला जब मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा मैं तब पढ़ाऊंगा, इनके अंदर छोटे छोटे से डेवलपमेंट हुए हैं, ऐसा कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं। अब आप खुद से भी पढ़ोगे, है ना, मैगजीन तो आप पढ़ते ही होंगे, खुद से भी पढ़ोगे तो अभी आपको सब समझ में आ जाएगा बच्चा, जो मेन मेन क्वेश्चन सॉल्व करा दे। नहीं, मार्केट में सिंगल ऐसी कोई बुक नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट के जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उन किताबों से सॉल्व नहीं होते, नहीं होंगे बच्चा, समझो इस चीज को, ठीक है। आप क्वेश्चंस का नेचर उठा के देखो, इफ यू डोंट नो व्हाट इज वल्नरेबल, है ना, वल्नरेबिलिटी क्या है ना, यू डोंट नो व्हाट इज हैजार्ड, ठीक है, यू डोंट नो व्हाट इज रिस्क, ओके। जब आपको रिस्क ही नहीं पता तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैसे पता चलेगा, आपको एक चीज बताना, जब आपको रिस्क ही नहीं पता कि रिस्क की डेफिनेशन क्या है, रिस्क से प्रॉब्लम क्या है, तो फिर आप ये क्यों आई, यूएन ने इतना बड़ा अलग से ही फ्रेमवर्क लेके आ गया। जब आपको वल्नरेबिलिटी नहीं पता, व्हाट इज वल्नरेबिलिटी, तो वल्नरेबिलिटी के क्वेश्चन आए 3 बार, वल्नरेबिलिटी क्या होते हैं, इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी को लेकर भारत का अप्रोच क्या है। उसने आपसे, चलो हैजार्ड और डिजास्टर के बीच तो इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, वो तो आप कर लोगे, लेकिन ये बहुत सारा टेक्निकल है बच्चा। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के यूपीएससी ने साल 2013 से 2025 तक जितने क्वेश्चन पूछे बच्चा, उसके पीछे लगभग 70% क्वेश्चन बच्चा, इसका आइडिया क्या है ना, वर्ल्ड लेवल पे हम डिजास्टर मैनेजमेंट को अप्रोच कैसे कर रहे हैं, 70% क्वेश्चन तो वही है। हमारा अप्रोच हर डिकेड में कैसे चेंज हुआ, 1990 से 2000 के बीच में जो हमारा अप्रोच था, 2005 के बीच में, 1994 योकोहामा तब आया था, 94 से 2005, 2005 से 2015, और 15 से जब हम 30 के लिए सेंडाई लेके आए, कैसे हमारे अप्रोच चेंज हो गए। और ग्लोबल लेवल पे जब वो अप्रोच चेंज हुआ तो हर देश ने अपने देश के स्तर पे क्या बदलाव किया अपने कानूनों में, इंडिया ने भी वैसे सारे बदलाव किए बच्चा, ठीक है। सेंडाई के इमीडिएट बाद इंडिया भी अपना एक मैनेजमेंट प्लान लेके आता है, अपनी अप्रोच चेंज कर देता है इंडिया आते ही। सब अब आप करंट अफेयर पढ़ोगे, ये वाला तो मैं आपको लेटेस्ट पढ़ाऊंगा, इसमें ऐसे कोई मेजर है नहीं, आप खुद से भी पढ़ोगे हो जाएगा। 5 दिन लगे बच्चा, आप देखो इस चीज को, 5 दिन लगे, 5 दिन लगे बच्चा, 5 दिन, 10 घंटे, पूरा क्लाइमेट चेंज और उसको हमने कैसे अप्रोच किया है, बनाया है, हाँ, ठीक है।